We do not intend to hurt or affect the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief through this program. The only motive of this program is to highlight the facts on the basis of evidences collected from different sources. If this program affects or hurts the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief, it will be purely coincidental. इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो, फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। तो दोस्तों, मानो या न मानो के आज के एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे कुमार। उम्मीद करता हूं कि हमारे पिछले एपिसोड भी आपको पसंद आए होंगे और आज भी हम एक नई जानकारी के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं लेकर के मानो या न मानो का आज का एपिसोड। मई 2021 की लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से इस पूरे संसार में लगभग 249 देश हैं, जिसमें से लगभग 194 देश इंडिपेंडेंट है। और संसार का कोई भी देश क्यों ना हो, अपनी आंतरिक और वैश्विक सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखता है। जहां पर इंटरनल सुरक्षा के लिए हर देश में पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही दूसरे देशों के ऊपर नजर रखने के लिए और खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए हर देश की अपनी अपनी खुफिया एजेंसीज हैं। हिंदुस्तान में जहां यह काम रॉ करती है, पाकिस्तान में ISI, रशिया में KGB और इजराइल में मोसाद जैसी खुफिया एजेंसीज और साथ ही साथ इस पूरे संसार में सुपर पावर कहलाए जाने वाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यही काम CIA भी करती है। दुनिया के तमाम देश एक दूसरे पर नजर रखने के लिए तरह तरह के जासूसी हथियार और हथकंडे अपनाते चले आ रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं पर इंटरनेट के माध्यम से स्पाइंग की जा रही है, तो वहीं कहीं पर स्पाइंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, और कहीं कहीं पर इंसानी बुद्धि का यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन यानी कि मनुष्य, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का किन सीमाओं को पार करके इस्तेमाल किया जा चुका है, इसकी कल्पना किसी नॉर्मल इंसान के लिए करना भी संभव नहीं है, जिसके सबूत आज हम आपको देंगे। टीवी प्रोग्राम्स होस्ट करने के साथ साथ मेरा खुद का प्रोफेशन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पैरासाइकोलॉजिस्ट और साइकिक मीडियम का है। और आज इसी पैरासाइकोलॉजी से संबंध रखती हुई कुछ जानकारियां जो कहीं ना कहीं मेल खाती हैं संसार की बड़ी बड़ी स्पाइंग एजेंसीज से, जिनका इस्तेमाल इंसानी बुद्धि और दिमाग के तालमेल को जोड़ करके किया गया। पौराणिक शास्त्र भी ये बात बताते हैं कि यदि इंसान अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ह्यूमन ब्रेन में बहुत सी ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो उसे वो दिखा सकती हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि हम सभी इंसान अपने ह्यूमन ब्रेन का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं और 90% इस्तेमाल करते ही नहीं। पर वो लोग जो इस 10% की सीमाओं को पार करके आगे चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अलौकिक शक्तियां पा जाते हैं और ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स के हकदार हो जाते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं होते। और इन्हीं सुपर पावर्स का इस्तेमाल काफी वर्षों पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
स्पाइंग यानी कि जासूसी के लिए भी करना शुरू कर दिया गया था। यकीन नहीं होता तो चलिए दिखाते हैं आज आपको जासूसी का एक अनोखा तरीका, जिसमें ना तो किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ना ही किसी वेपन का। अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग का और उससे संबंध रखती हुई अलौकिक शक्तियों का। तारीख 17 दिसंबर 1981। लोकेशन वेरोना, इटली। जहां पर यूएस आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल जेम्स एल डोजियर डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ नाटो सदर्न कमांड की पोस्ट पर काम कर रहे थे। हमेशा की तरह अपना काम खत्म करके जनरल डोजियर उस दिन शाम को अपने अपार्टमेंट में अपनी पत्नी के साथ में समय बिता रहे थे कि तभी उनके दरवाजे की डोरबेल बजती है। जनरल डोजियर उठकर दरवाजा खोलते हैं और सामने दो हट्टे कट्टे नौजवानों को प्लम्बर की यूनिफॉर्म पहने हुए देखते हैं। वो दोनों नौजवान जनरल डोजियर से कहते हैं कि हमें आपके घर की वाटर पाइपलाइन चेक करनी है। जनरल डोजियर उन्हें रास्ता दिखाते हैं और फिर अपनी पत्नी से बात करने के लिए बैठ जाती हैं। थोड़ी देर इधर उधर का समय बिताने के बाद प्लम्बर के वेश में आए हुए दोनों युवक जनरल डोजियर का ध्यान भटकते ही उनके सिर पर जोर से वार करते हैं। अगले ही पल जनरल डोजियर जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं और कुछ ही पल में जनरल डोजियर का अपहरण हो जाता है। और इस अपहरण को अंजाम दिया था इटली के रेड ब्रिगेड मिलिटेंट ग्रुप ने, जो इटली से नेटो फोर्सेस को वापस भेजने में लगा हुआ था। पूरी इटली में जनरल डोजियर के अपहरण की घटना आग की तरह फैलती है और अगले 5 घंटों में जनरल डोजियर की किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस तक भी पहुंच जाती है। व्हाइट हाउस से समय गंवाए बिना इस इंफॉर्मेशन को CIA को भेजा जाता है और CIA इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA से शेयर करती है। अब CIA और DIA में भूचाल सा मच चुका होता है, पर यह भूचाल इसलिए नहीं मचा था क्योंकि जनरल डोजियर का अपहरण हो गया था, बल्कि इस परेशानी का कारण कुछ और ही था। क्योंकि जनरल डोजियर के किडनैप होने की जानकारी जनरल डोजियर की किडनैपिंग से 2 दिन पहले ही CIA और DIA को मिल चुकी थी, जिसे ना तो CIA ने सीरियसली लिया था और ना ही DIA ने। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये रेड ब्रिगेड नाम का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अब तक कई बड़ी हस्तियों को किडनैप करके उनका कत्ल कर चुका था। इंटरपोल, FBI और DIA तीनों के पास पहले से ही जनरल डोजियर के होने वाले अपहरण यानी कि किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी,
लेकिन फिर भी यूएस इंटेलिजेंस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को ना तो सीरियसली लिया गया था और ना ही इस पर किसी एक्शन की तैयारी की गई थी। इन सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जनरल डोजियर के होने वाले अपहरण की जानकारी को इसलिए भी सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि इस किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन किसी सीक्रेट एजेंट या एसेट के द्वारा नहीं आई थी, बल्कि एक ऐसे एजेंट के द्वारा दी गई थी जिसका दिमाग समय की सीमाओं को पार करके फ्यूचर यानी कि भविष्य देख सकता था। अपनी तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई से भविष्य देखने वाला ये एजेंट यूएस आर्मी के सबसे गुप्त और अलौकिक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा था। पर क्या यूएस आर्मी का ये गुप्त और अलौकिक प्रोजेक्ट जनरल डोजियर की जान बचा सकता था? इंसानी दिमाग, दहशत और समय की इस दौड़ में किसकी जीत होने वाली थी, ये किसी को भी नहीं पता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर ने इंटेलिजेंस की दुनिया में टेक्निक्स को एक नया जन्म दिया था और इसी दौरान अमेरिका में इंटेलिजेंस की दुनिया में हजारों नए प्रोजेक्ट्स किए गए, जिनमें से काफी प्रोजेक्ट्स सफल भी रहे जो आज तक एक्टिव हैं। वहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जो सफल नहीं हो पाए, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। तो वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इतना सीक्रेट रखा गया जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स की जानकारी ज्यादातर लोगों को है ही नहीं। वापस उस समय में जाते हैं जब यूएस सीक्रेट सर्विसेज का एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम स्टार गेट रखा गया था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1978 में CIA और DIA द्वारा मिलकर की गई थी। प्रोजेक्ट स्टारगेट दुनिया की इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस का वो प्रोजेक्ट था जिसमें यूएस द्वारा पहली बार इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए अपने अंदर अलौकिक शक्ति रखने वाले साइकिक्स का सहारा लिया गया था। साइकिक उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी मानसिक क्षमताओं को पार करके अलौकिक रूप से भविष्य देखने की ताकत रखते हैं। साइकिक मीडियम्स जो भविष्य देखने के साथ ही साथ दुनिया के किसी भी स्थान पर हो रही अच्छी या बुरी घटनाओं का भी पता लगा सकते हैं। 70 का दशक खत्म होते होते DIA ने ऐसी अलौकिक शक्ति रखने वाले लोगों को सीक्रेट सर्विसेज में रिक्रूट करना शुरू कर दिया था और एक ही स्थान पर बैठे बैठे दुनिया पर अपनी नजर रखने वाले इस प्रोसेस को नाम दिया गया था रिमोट व्यूइंग, और ऐसा करने वाले साइकिक्स को नाम दिया गया था रिमोट व्यूअर्स। दिसंबर 1981 में डेल ग्राफ नाम का एक सिविल सर्वेंट DIA में अपनी नौकरी की शुरुआत करते हैं और उनका काम था अपने बॉस जैक वोरोना के साथ रिमोट व्यूइंग प्रोजेक्ट स्टारगेट को डेवलप करना था। प्रोजेक्ट स्टारगेट यूएस सीक्रेट सर्विसेज का एक अत्यंत गुप्त प्रोग्राम था जिसके तहत साइकिक पावर्स रखने वाले लोगों को यूएस सीक्रेट सर्विसेज में रिक्रूट करके भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख लेने की कोशिश की जा रही थी। और ये रिमोट व्यूइंग प्रोजेक्ट स्टारगेट इतना सीक्रेट था कि यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैरोल्ड ब्राउन के अलावा इसकी जानकारी या भनक किसी को भी नहीं थी। ये सभी साइकिक्स यूएस में 2 अलग अलग लोकेशंस पर काम कर रहे थे। पहली लोकेशन थी उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित SRI नाम का इंस्टीट्यूट जो CIA और DIA के लिए साइंटिफिक रिसर्च का काम किया करता था, और दूसरी लोकेशन मैरीलैंड में एक आर्मी बेस पर बनाई गई थी जो कि DIA की ही एक फैसिलिटी थी जिसका नाम था फोर्ट मेड। दुनिया के कई बड़े नेताओं पर हुए हमलों की वजह से DIA ने प्रोजेक्ट स्टारगेट को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया था। 1981 में इन सभी साइकिक्स को सभी पॉलिटिशियंस और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पर भविष्य में होने वाले हमलों की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
डीआईए के साइकिक्स अब रोज अनगिनत जानकारियां देना शुरू कर चुके थे, पर इन जानकारियों का कोई सबूत या साइंटिफिक एविडेंस न होने के कारण इन जानकारियों की सच्चाई और स्पष्टता का कोई बेस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार एक ही होने वाली घटना को अलग अलग साइकिक्स अलग अलग तरीके से बताते थे। और चूंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए साइकिक टीम की दी हुई जानकारी को वेरीफाई करने का तरीका भी नहीं हुआ करता था। स्टारगेट प्रोजेक्ट में अपॉइंट हुए साइकिक में से एक का नाम था गैरी लैंगफोर्ड, जो अपने साइकिक पावर के माध्यम से अमेरिका पर होने वाले कई हमलों को पहले से ही देखने में कामयाब हो चुके थे। 12 दिसंबर 1981 को लैंगफोर्ड को अमेरिका से संबंधित होने वाली घटनाओं को रिमोट व्यूइंग द्वारा पता लगाने का टास्क दिया जाता है। लैंगफोर्ड के पूरे 3 दिनों तक इस टास्क पर काम करने के बाद भी उन्हें कोई विजन नहीं मिल पाता। तारीख 15 दिसंबर 1981। लैंगफोर्ड रिमोट व्यूइंग के द्वारा कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक लैंगफोर्ड बुरी तरह से घबराने लगते हैं और वो अपने सुपीरियर्स को बताते हैं कि 17 दिसंबर 1981 की शाम को पेंटागन के एक सीनियर ऑफिसर का कुछ आतंकियों द्वारा अपहरण किया जाने वाला है। प्रोजेक्ट स्टारगेट में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी साइकिक द्वारा इतने एग्जैक्ट डेट और टाइम पर होने वाली घटना के बारे में रिमोट व्यूइंग द्वारा बताया गया था। अपने इस साइकिक विजन के बाद अपने सुपीरियर्स के कहने पर लैंगफोर्ड और भी कई क्लूज को पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसे एग्जैक्ट क्लूज पाकर प्रोजेक्ट स्टारगेट के ऑफिसर्स काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। लैंगफोर्ड बताते हैं कि अपहरण करने वाले दक्षिण यूरोप के हैं और वो पेंटागन के ऑफिसर को उसके घर से उठाने वाले हैं। उस ऑफिसर के हाथ और मुंह को बांधकर उसे बड़े से संदूक यानी कि ट्रंक में रखकर एक नीले रंग की वैन में ले जाया जाने वाला है। अब वक्त था इस सटीक इंटेलिजेंस को आगे फॉरवर्ड करने का और प्रोजेक्ट स्टारगेट के इंचार्ज इस इंफॉर्मेशन को FBI से शेयर करते हैं। आने वाली अगली सुबह इंटरपोल एक रेड अलर्ट जारी कर देती है। FBI ने विदेश में रहने वाले अपने सभी ऑफिसर्स तक रेड अलर्ट जारी कर दिया था ताकि विदेश में डिप्यूटेड हर ऑफिसर अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत हो जाए। लाख कोशिशों के बाद भी किसी भी ऑफिसर द्वारा इस इंटेलिजेंस को उतना सीरियसली नहीं लिया गया था जितना कि दूसरी इंटेलिजेंस सोर्सेस को लिया जाता था। पेंटागन और खुद DIA के अंदर ऐसे ऑफिसर्स की कमी नहीं थी जो रिमोट व्यूइंग को एक फ्रॉड से कम नहीं मानते थे और इसका मजाक उड़ाया करते थे। और शायद इसीलिए पेंटागन ने इस इंटेलिजेंस पर वैसे हार्ड एंड फास्ट एक्शन नहीं लिए थे जिन्हें एक्चुअली बहुत सीरियसली परस्यू करना चाहिए था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। तारीख 17 दिसंबर 1981 शाम 5:30 बजे 2 युवक जनरल डोजियर के घर में प्लम्बर के भेस में घुस करके मौका पाते ही उनके सर पर वार करके उनके हाथ, पांव और मुंह को बांधकर वॉकी टॉकी पर एक मैसेज भेजते हैं। कुछ ही देर में एक और युवक एक लोहे का संदूक लेकर डोजियर के अपार्टमेंट में पहुंचता है। आतंकी डोजियर को उस संदूक में बंद करके उसे ले जाने के लिए तैयार होते हैं। सर्विस एलिवेटर से नीचे पहुंचकर आगे बढ़ते हैं जहां पर लैंगफोर्ड के द्वारा रिमोट व्यूइंग से देखी गई वही नीले कलर की वैन खड़ी होती है। आतंकी डोजियर को उस वैन में लेकर के तेजी से गायब हो जाते हैं। उधर 5 घंटे के अंदर ये खबर वॉशिंगटन पहुंच चुकी होती है और अब पेंटागन भी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और FBI जनरल डोजियर की इंफॉर्मेशन देने के लिए $2 मिलियन का इनाम भी घोषित कर देती है। जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की एक टीम तुरंत इटली के लिए रवाना हो जाती है। जनरल डोजियर के अपहरण के ठीक 5 दिन बाद अरबी बोलने वाला एक व्यक्ति द्वारा इटली की सबसे बड़ी न्यूज वायर सर्विस को फोन करके कहा जाता है कि जनरल डोजियर को रेड ब्रिगेड की अदालत में दोषी पाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। जनरल डोजियर अब इस दुनिया में जीवित नहीं है और रेड ब्रिगेड इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है।
जनरल डोजियर की मौत की खबर सुनते ही DIA फैसिलिटी में काम कर रहे रिमोट व्यूअर्स और तेजी से काम पर लग जाते हैं। रिमोट व्यूइंग के द्वारा DIA के 3 साइकिक्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जनरल डोजियर जीवित हैं भी या नहीं, और यदि वो जीवित हैं तो उन्हें कहां रखा गया है और उनके साथ कितने लोग हैं। डेल ग्राफ नाम के रिमोट व्यूअर को जनरल डोजियर जिस तरह दिख रहे थे उसके हिसाब से डोजियर अभी जिंदा थे और एक ही स्थान पर स्टिल पड़े हुए थे, लेकिन डोजियर अभी जीवित थे। अब प्रोजेक्ट स्टारगेट के डेवलप्ड सभी रिमोट व्यूअर्स को जनरल डोजियर की लोकेशन सर्च करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अलग अलग साइकिक्स के द्वारा अलग अलग इंफॉर्मेशंस की बाढ़ लग जाती है और एक बार फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। जनरल डोजियर के अपहरण को अब 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर अभी तक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी उनको छुड़वाने के करीब तक नहीं पहुंच पाई थी। और इसी बीच अमेरिका में तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है और सभी ऑफिसर्स को अपने अपने घर पर रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से एक ग्राफ भी थे। पर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जनरल डोजियर घूम रहे थे। और 2 जनवरी की सुबह डेल ग्राफ अपने घर से बाहर निकलते हैं। खराब मौसम का ख्याल न करते हुए ग्राफ पैदल ही अपने ऑफिस पहुंचकर जैसे ही अपने कैबिन की तरफ बढ़ते हैं तो उनके बॉस के कैबिन का फोन बजने लगता है। ग्राफ दौड़कर फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम पेंटागन से बोल रहे हैं और हमें किसी ऐसे आदमी से बात करनी है जो रिमोट व्यूइंग के बारे में सब कुछ जानता हो। ग्राफ बताते हैं कि उनके बॉस इस वक्त ऑफिस में नहीं है, पर वो खुद भी इस बारे में काफी जानकारी रखते हैं। ग्राफ को तुरंत पेंटागन पहुंचने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। डेल ग्राफ अपने बॉस को फोन करते हैं और उन्हें पेंटागन जाने की परमिशन दे दी जाती है। पेंटागन पहुंचकर ग्राफ को एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां यूएस आर्मी के साथ साथ डेल्टा फोर्स भी मौजूद थी। ये वो फोर्स है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑपरेशंस करने की अथॉरिटी होती है। इस मीटिंग में डेल ग्राफ से रिमोट व्यूइंग के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि इसके पीछे किसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होता है या नहीं। यूएस आर्मी के सभी सवालों का जवाब देने के बाद ग्राफ को कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। यूएस आर्मी और डेल्टा फोर्स के ऑफिसर्स ग्राफ के जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और इस दिमाग की अलौकिक शक्ति को सिर्फ एक फ्रॉड मान रहे थे। कुछ देर बाद यूएस आर्मी का ऑफिसर डेल ग्राफ के पास आकर उनसे पूछता है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, क्योंकि आपको अभी के अभी इटली के लिए रवाना होना है। जिस पर डेल ग्राफ जवाब देते हैं कि नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। और वो ऑफिसर कहता है, कोई बात नहीं, अगले आधे घंटे में आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, तुम बस इटली जाने की तैयारी करो। अगले दिन ग्राफ यूएस आर्मी के ट्रांसलेटर के साथ इटली की फ्लाइट पकड़कर इटली के लिए रवाना हो जाते हैं। इटली में लैंड करते ही उन्हें यूएस आर्मी की एक बेस तक ले जाया जाता है, जहां जनरल डोजियर के केस पर काम कर रही टास्क फोर्स का कमांडर मौजूद था। जैसे ही ग्राफ कमांडर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो कमांडर गुस्से से जवाब देते हुए कहता है, वापस लौट जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और कमांडर की बात को अनसुना करके ग्राफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर कमांडर कहता है, मुझे तुम्हारे इस साइकिक पावर की बात पर 1% भी विश्वास नहीं है और मेरे हिसाब से ये रिमोट व्यूइंग का तरीका और आप दोनों ही फ्रॉड हैं और ये एक यूएस आर्मी के ऑफिसर की जिंदगी का सवाल है। किसी सीनियर सिटीजन को चूना लगाने या बेवकूफ बनाने का काम नहीं है। आप वापस जा सकते हैं। डेल ग्राफ अपमान का ये घूंट पीकर कमांडर से कहते हैं कि उनका ये काम कुछ भी हो सकता है, पर फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। और कमांडर, ये मत भूलिए कि हमारी इसी तकनीक के कारण जनरल के अपहरण की इंफॉर्मेशन उनके अपहरण से 2 दिन पहले ही पता लगा ली गई थी। डेल ग्राफ कमांडर को ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडलिंग और क्वांटम फिजिक्स के बारे में काफी जानकारी देते हैं और बताते हैं नामी साइंटिस्ट आइंस्टाइन भी क्वांटम एंटांगलमेंट के बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। उनकी बातें सुनकर कमांडर ग्राफ से कहता है, मिस्टर ग्राफ, विंसेंजा जाने की तैयारी करो, बाकी टीम वहीं से ऑपरेट कर रही है। एंड नाउ यू आर अ मेंबर ऑफ डेल्टा फोर्स। ग्राफ अब अमेरिका की सबसे मजबूत डेल्टा फोर्स के मेंबर बन चुके थे। अगले ही पल डेल ग्राफ को डेल्टा टीम के एक ऑपरेशंस लोकेशन पर एक कैबिन में कुछ फोन लाइंस के साथ अपने काम की शुरुआत करने को कहा जाता है।
और ग्राफ बिना समय गंवाए अपने दूसरे रिमोट व्यूअर से कांटेक्ट करके सेशंस तेजी से करने लग जाते हैं। डेल ग्राफ के दूसरे रिमोट व्यूअर्स को जनरल डोजियर पर कंसंट्रेट करके उनकी लोकेशन जानने की कोशिश की जा रही थी। रिमोट व्यूइंग से एक बिल्डिंग और उसके अंदर अपार्टमेंट नजर आ रहा था, पर एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। जनरल डोजियर के अपहरण को अब पूरा 1 महीना बीत चुका था, पर उनकी लोकेशन अभी तक कोई भी रिमोट व्यूअर पिन पॉइंट नहीं कर पाया था। टेंशन के चलते ग्राफ की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और उन्हें रात को सोते वक्त अचानक डरावने सपने आने लगते हैं। इटली में रहते हुए डेल ग्राफ को नींद आते ही डरावने सपने आने लगते हैं, पर उन सपनों के बीच बीच में जनरल डोजियर के इंप्रेशंस भी फ्लैश होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी ही एक रात को ग्राफ को अपने सपने में एक ग्रोसरी स्टोर दिखाई देता है। इस स्टोर के अंदर ऊपर की ओर सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि पहली मंजिल पर बने एक कमरे की तरफ जा रही थी। डेल ग्राफ को उस ग्रोसरी स्टोर के बाहर लगा एक बोर्ड भी दिखाई देता है, पर जब तक उस बोर्ड को पढ़ पाते डेल ग्राफ का अलार्म बजने लगता है और उनकी नींद टूट जाती है। ग्राफ तुरंत उठते ही अपना नोटपैड उठाकर सपने में देखी गई हर चीज को नोट करने लगते हैं। ग्राफ ने सपने में जिस बोर्ड को देखा था, उन्हें उस पर लिखा हुआ एक शब्द अभी तक याद था, और वो शब्द था पडुआ। पडुआ क्या है और इसका क्या मतलब है, ग्राफ को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। वो तुरंत डेल्टा फोर्स ऑपरेशंस लोकेशन पर पहुंच करके अपने ट्रांसलेटर से पडुआ शब्द का मतलब पूछते हैं, और जैसे ही ट्रांसलेटर उस शब्द का मतलब बताता है, डेल ग्राफ खुशी से खिलखिला उठते हैं, क्योंकि पडुआ इटली में स्थित एक शहर का नाम था जो डेल्टा फोर्स की ऑपरेटिंग लोकेशन से सिर्फ 42 किलोमीटर की दूरी पर था। ग्राफ तुरंत ये जानकारी डेल्टा फोर्स के सुपीरियर्स को देते हैं, जिसके बाद डेल्टा फोर्स इटली पुलिस के साथ मिलकर के उस ग्रोसरी स्टोर पर रेड मार देती है। डेल्टा फोर्स के कमांडोज देखते हैं कि वो ग्रोसरी स्टोर बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि ग्राफ ने अपने सपने में देखा था, जिसकी पहली मंजिल पर एक कमरा भी बना हुआ मिलता है, पर वहां जनरल डोजियर नहीं मिलते। लेकिन डेल्टा फोर्स को वहां रेड ब्रिगेड के आतंकी संगठन का एक मेंबर जरूर मिल जाता है, और एक ही रात के इंटेरोगेशन में आतंकी तोते की तरह सब कुछ बता देता है। और ये रेड ब्रिगेड मिलिटेंट ग्रुप का वही मेंबर था जिसने और लोगों के साथ मिलकर के जनरल डोजियर का अपहरण किया था। इस आतंकी की दी हुई जानकारी पर डेल्टा फोर्स और इटली पुलिस की स्पेशल टीम पदुआ में एक और अपार्टमेंट को घेर लेती है। एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके अपार्टमेंट के दरवाजे को उड़ा दिया जाता है। एक्सप्लोजन से पैदा हुआ धुआं जैसे ही कम होता है, डेल्टा फोर्स के कमांडोज की नजर जनरल डोजियर पर पड़ती है, जो कि एक कुर्सी पर बंधे हुए थे। लेकिन जनरल डोजियर अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगाकर एक आतंकी खड़ा था। पर इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाता, खिड़की तोड़ करके डेल्टा फोर्स का कमांडो उसके सर पर अपनी गन के बट से वार करके उसे बेहोश कर देता है। जनरल डोजियर को ढूंढने और रेस्क्यू करने का ये ऑपरेशन पूरे 42 दिनों के बाद अब खत्म हो चुका था। जनरल डोजियर का मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाता है, और अमेरिका में लैंड होते ही उन्हें यूएस आर्मी के एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर सीधे व्हाइट हाउस पहुंचाया जाता है, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। डेल ग्राफ भी अब वॉशिंगटन वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद फोर्ट मेड में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें जनरल डोजियर को भी बुलाया जाता है, और कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही डेल ग्राफ जनरल डोजियर की तरफ बढ़कर अपना हाथ बढ़ाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो जनरल, मेरा नाम डेल ग्राफ है। वैसे तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट स्टारगेट रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम का सेकंड इन कमांड हूँ, लेकिन मुझे आपके कुछ ऑफिसर्स फ्रॉड कहकर भी बुलाते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का मानो या न मानो का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वादे के साथ में कि यदि मेरे दिल ने धड़कना ना छोड़ा और मेरे जिस्म में चलती रही मेरी सांसें, तो फिर से एक बार नए एपिसोड में मुलाकात होगी मानो या न मानो में। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।